भारत में सम्मिलित होने का उनका मन नहीं था या इनकार कर दिया था। जी हाँ, इतिहास आप भी जानते हैं और मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। हाँ सत्यकाम भाई, 3 रियासतों ने इनकार किया था। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, बात कर लेंगे, जो आज बात जम्मू कश्मीर करेंगे हम लोग। राजा हरी सिंह थे, उन्होंने इनकार कर दिया, और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो उन्होंने दोनों के सामूहिक एक जो प्रपत्र था उस पर हस्ताक्षर किया कि हम भारत पाकिस्तान दोनों को मानते हैं लेकिन खुद को अलग रखते हैं। अब उसमें एक घटना क्या हो गई कि पाकिस्तान को उन्होंने देश मान लिया, पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भारत को देश माना तो पाकिस्तान को आपत्ति होगी, पाकिस्तान ने उन पर आक्रमण कर दिया, आपत्ति करी। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने क्या किया, उन पे जो उनके कुछ कबीलाई थे, कुछ पठानों के एक सेना बना के कबीलाई को एक उन पे आक्रमण कर दिया। अब इनको समस्या हो गई, चूँकि वो सेनाएं बढ़ के चली आई थी। 27 अक्टूबर 1947 को ये क्या करते हैं, भारत के जो उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनसे सहायता मांगते हैं कि हम भारत में विलय के लिए तैयार हैं और आप हमको सहायता कर दीजिए। भारत की सेना सेम डे 27 अक्टूबर 1947 को ही इनकी सहायता के लिए पहुंच जाती है और इन्होंने प्रपत्र पे हस्ताक्षर कर दिया कि भारत में हरि सिंह ने स्वीकार कर लिया, हाँ स्वीकार कर लिया, भारत हम शामिल हो रहे, स्वीकार कर लिया उन्होंने। और हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान की सेनाओं को खदेड़ दिया। लेकिन अब जो वर्तमान पॉलिटिकल प्रॉब्लम है वो आपके सामने आती है, तो हमने बातें कर ली उस समय की। तो उसमें करना क्या था, उसमें करना ये था कि जम्मू कश्मीर की सीमा के बाहर पाकिस्तान सेनाओं को भेज देना था। लेकिन मसला ये फंसा सत्यकाम भाई कि पाकिस्तान की सेनाएं जहाँ तक आ गई थी उस समय तक, वहीं पे युद्ध विराम की घोषणा होती है और वो जो आज पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, आज भी उनके अंडर उनके कब्जे में है, वो वहीं पे रुकते हैं और हम वहीं रुक जाते हैं। इसमें कॉन्स्पिरेसी है जी। मुझे इसमें एज इंडियन कॉन्स्पिरेसी लगती है क्योंकि हम उस समय इतने सक्षम थे कि हमको खदेड़ सकते थे, भगा सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान में सेनाओं के रूप में नहीं आया था, वो कबायलियों के रूप में आया था, कुछ उपद्रवियों के रूप में आया, उनको हमको मार के भगा सकते थे, लेकिन हमने नहीं भगाया। इसमें कॉन्स्पिरेसी है। वहाँ पे सरकार की जो नीयत है उस पर शक है, और सरकार की कमजोरी वहाँ पे साबित होती है। नहीं, आज ये पीओके पाकिस्तान कब्जे में नहीं होता। वैसे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे जानकारी के लिए कि इससे पहले जो अन्य राज्य रहे, जूनागढ़ और हैदराबाद, उनका विलय जो है हुआ था जूनागढ़ का 9 नवंबर 1947 को और हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारत में विलय कराया गया। आज़ादी के इतिहास में दर्शक भी जानते हैं कि उस समय 2200 से ज़्यादा रियासतें थीं, जिन्होंने आमतौर पर मतलब भारत के एकीकरण को मानते हुए यह कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं। और वो छोटी छोटी रियासतें थी, कुछ बड़ी बड़ी रियासतें थीं, और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मान लीजिए नेहरू और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जिन लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और सारे लोगों का यह प्रयास रहा कि वो जो है भारत को एक भारत देखना चाहते थे। अब यहाँ बात आई, अभी आपने बताया कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान के नज़रिए को, तो जो अतीत में गलतियाँ हुई वो मतलब 5000 से ज़्यादा किलोमीटर का क्षेत्र है जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसमें जो कब्जा है उसको हटवाने की जो सरकार प्रयासरत है उसको कैसे वो कर सकते हैं, हालांकि यूएन में चल रहा है मामला। गलती हमारी है, हम यूएन में काहे ले गए मुद्दे को। जो ज़मीन हमारी है, अगर जम्मू कश्मीर की सीमा का निर्धारण कर दीजिएगा आप, जम्मू कश्मीर तो पीओके जम्मू कश्मीर में ही है ना, बिल्कुल, तो पाकिस्तान का होता है उसको यूएन में ले जाने का मतलब क्या होता है भाई साहब, मैं परेशान होता हूँ एज इंडियन, और जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल इंडियन परेशान होता है कि आप अपनी समस्या को इतना इंटरनेशनलाइज क्यों करते हैं, क्यों कर दिया आपने, क्यों भेजा। आपकी ज़मीन आपको चाहिए, आप ले लीजिए, मेरा ताकत होनी चाहिए आप में ना, मेरा मैं क्यों अदालत जाऊँ। तो आपने क्या किया, उसको इतना प्रोपेगेंडा कर दिया कि आपको खुद आपकी ज़मीन ना मिल पाए। अगर इन्वेजन किया ना पाकिस्तान ने तो उसको आपको लेना चाहिए था। अब चले गए यूएन में, वहाँ जनमत का वो प्रस्ताव पारित करवाया कि जनमत संग्रह होगा, जो भी होगा, कुछ नहीं हो रहा है ना।
और जो कराए भी पाकिस्तान में आज भी तो विरोध की आवाज़ें उठ, बलूचिस्तान और गिलगिस्तान बात की तो वहाँ भी आज विरोध हो रहे हैं ना पाकिस्तान के, तो आप तो कुछ नहीं कर पा। तो उस समय सरकार की अदूरदर्शिता थी। और एक बात और मैं बोलूँ मैं आप सत्यकाम भाई, वल्लभ भाई पटेल को जिन्होंने सारी रियासतों को एक किया, पूरे अखंड भारत निर्माण उन्होंने किया, गृह मंत्री थे, लेकिन उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शन जम्मू नेहरू जी से था कि आप जम्मू कश्मीर के मामले में आप नहीं बोलेंगे। ऊपर बाहर उनके पास इतिहास में लिखित बात, आप गूगल करिएगा भाई, दर्शकों को जो देख रहे हैं गूगल कर लें कि वल्लभ भाई पटेल जी को जम्मू कश्मीर के बारे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, उनको उसमें बोलने का अधिकार नहीं था। क्यों? इस सवाल का जवाब कांग्रेस नहीं दे पाएगी, क्यों नहीं था। अगर वो इतनी रियासतें आपकी एकीकृत कर सकते हैं तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं कर सकते? तो या तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रही होगी, व्यक्तिगत टीस रही होगी, है ना। तो बहुत डीप पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन वास्तव में मुझे लगता है कि जिन्ना के प्रति जो प्रेम आपका रहा है, कि आपने उनको पाकिस्तान दे दिया, शेख अब्दुल्ला को कश्मीर दे दिया, अब आपने हिंदुस्तान ले लिया, तो इन बातों में सच्चाई तो दिख जाती कहीं ना, अगर कोई ऐसा आरोप लगाता है तो। हाँ, ये बंटवारा एक तरीके से मौन बंटवारा हुआ जो नहीं होना चाहिए। परिवार की तरह बंटवारा हुआ, लेकिन उससे मिला क्या? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पीडीपी है, ये सारे कश्मीर पा गए, अलगाववादी कश्मीर पा गए, कश्मीर पा गया पाकिस्तान भी, क्योंकि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है जी हाँ। और वो उनको मिला है, अनावश्यक रूप से मिला है। और यूएन में जाने के बाद मुझे लगता है ये एक तरीके के जैसे यूएन में गए, एक तरीके जैसे होता है ना सर, भारतीय संविधान में हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय जो है जब स्टे दे देता है तो दोनों चीज़ें वहीं पड़ी रहती। जो आदमी कब्जा किया होता है वो खुश होता है कि कभी इसका फैसला आना नहीं है। सर ये सही है, ये फैक्ट है। 20-20, 30-30 साल भारतीय अदालतों में मुकदमे जो है ये स्टे वाले चलते रहते हैं। वही हाल यूएन का हुआ। यूएन ने कहा कि जनमत संग्रह उसके बाद हुआ भी, लेकिन भारत के पक्ष में होने के बाद भी पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, कहा यह जोर ज़बरदस्ती है। तो इससे भारत को क्या मिला? देखिए आपकी बात सत्यकाम भाई, ये जो पॉलिटिक्स है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल दे दें, इजराइल को फलस्तीन के बीच में इतनी जगह दे दी गई जी। इजराइल ने यहाँ तक अपनी सीमा धारण नहीं किया है ना। और इजराइल बढ़ते जा रहा है। कोई यूएन, कोई अमेरिका, कोई वर्ल्ड उसको रोक नहीं पा रहा है। सत्यकाम भाई, एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको। इजराइल एक देश है जिसको फलस्तीन के बीच में एक छोटा सा एरिया दे दिया गया कि आप यहाँ पे यहूदी यहाँ इकट्ठा रह लेंगे, है ना। और उन्होंने अपनी सीमा निर्धारण किया ही नहीं, आज तक बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर होती तो ये बात ना जाती यूएन में और ना आप गिड़ाते अपने क्षेत्र के लिए। मेरा ही क्षेत्र, मेरा ही है भाई, मेरा ही है। और एक बात और बड़ी बात ये बता दूं कि वहां के रहने वाले लोग ही आज भारत माता की जय, भारत के साथ रहने की बात करते हैं, तब भी आप ले नहीं पा रहे हो जी। और ये बातें हमको आपको चली जानते का पता, 14 के बाद चली है पता। 14 के तो हमें तो आपको पता नहीं था। अक्साई चीन ले गया चीन, पीओ को ले गया पाकिस्तान, है ना। तो आपके एज ए स्टेट, एज ए राष्ट्र, आपकी इच्छा शक्ति क्या, उसका आकलन होना बड़ा जरूरी है मेरे भाई। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो हमारी अच्छाइयों को भी लिखा जाएगा, हमारी कमियों को भी लिखा जाएगा, और जी कमियां, कमजोरियां। और मेरा एक जो बात है इस पे कहना यह है कि अगर आपने गलतियां की हैं या आपके परिवार के द्वारा, मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ, सीधा कोट उन्हीं को कर रहा हूँ, तो उनको स्वीकार करना चाहिए। जैसे आप जब इतिहास लिखा जाता है या इतिहास हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। हम पसंद करें कश्मीर मुद्दे को लेकर के या ना पसंद करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि माना जाएगा कि वो प्रधानमंत्री रहे। तो कांग्रेस को भी अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए इसी बातों के लिए कि जो है कश्मीर की जो आज समस्या है वर्तमान में या आज से बनी हुई है 60-70 साल से, वो उन्हीं की देन है। और उसको सुलझाने का अगर 370 खत्म करने की बात आई तो उनको खुले मन से जो है संसद में साथ देना चाहिए था। सत्यकाम भाई बोलूँ मैं आपको, 370 रिमूव हुआ करना ये देश के हित में था जी। कांग्रेस ने अपनी कबर खोद ली उसका विरोध करके।
इंदिरा गांधी को आज भी पूरा देश मानता है कि वो बड़ी बड़ी बोल्ड प्रधानमंत्री रही हैं। मोदी जी अगर बोल्ड आज लोग कहते हैं तो लेकिन तुलना इंदिरा गांधी से कर देते हैं कि इंदिरा गांधी से बोल्ड नहीं होंगे ये, उनकी बात होती है। आपने इतिहास में कभी बेहतर काम किया तो आपकी बात होगी। कांग्रेस की समस्या नहीं बता दूं आपको, ये राहुल गांधी सोनिया गांधी की समस्या है कि ये खुद को कमतर आंकते ही नहीं हैं। इनको लगता है कि उस कांग्रेस से हैं जो भारत के स्वतंत्रता के बाद से आई है, तो हम इनसे डिफीट कैसे हो सकते हैं। आपको अच्छा इनका जो अदूरदर्शिता इनकी है, ये जो कम समझ पाते हैं, कम भाप पाते हैं जनता के मनोभाव को, इसी का परिणाम है कि आज भाजपा की गवर्नमेंट लगातार दो पंचवर्षीय जो हो गए ना, 2-5 वर्ष, उससे भी ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट की चल रही है। और संभव ये हुआ अगले 5 वर्ष भी गवर्नमेंट भाजपा की हो जाए। एक आप संभावना दे दी है पब्लिक को एक तरीके से, बिल्कुल। क्योंकि आपकी योग्यता आपने दिखाई दे रहे, आप कभी भी जनता की नब्ज को पकड़ते ही नहीं हैं। आप तो बातें ऐसी कर रहे हो ना कि अपने हिसाब की, मतलब आपने पास में जीना है पूरा, और आप वास्तविकता नहीं पकड़ पा रहे हो। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, उन्होंने जनता की नब्ज को पकड़ा और उनके हिसाब की बातें करी। और आप अगर वास्तव में एक सलाह कांग्रेस के लिए ये है कि अगर आप अभी भी उन वास्तविक मुद्दों पे नहीं आए, देशभक्ति के मुद्दों पे नहीं आए, देश की नब्ज उसको नहीं पकड़ पाए, तो आप हारते ही रहेंगे, जीत कभी नहीं पाएंगे।